दोस्तों, हर लोगों का सपना होता है कि हमारे पास भी अपना खुद का ज़मीन हो, अपना खुद का कार हो, अपना खुद का बंगला हो और इन सभी चीज़ों को लेकर लोग समझते हैं कि यह हमारा एसेट्स है, यानी संपत्ति है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में संपत्तियां होती क्या है? मैं आपको बता दूं कि गाड़ी और घर यह दोनों ही लायबिलिटीज यानी कि दायित्व इसी के कैटेगरी में आता है। अब आप बोलेंगे कि यह कैसे हो सकता है, यह तो हमारी संपत्ति है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह दोनों ही हमारे जेब से पैसे समय समय पर लेते रहती है। ऐसा इसलिए कि समय समय पर इसकी मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है। इसके रख रखाव के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं। यह हमें पैसे कमा कर नहीं देता है। अगर इसे हम अपने पर्सनल यूज़ के तौर पर करते हैं तो यह एक लायबिलिटीज़ है, क्योंकि इसके मेंटेनेंस में समय समय पर काफ़ी सारे पैसे खर्च होते रहते हैं। समय के साथ कार की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। कुछ सालों के बाद कार की वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है और इसका वो प्राइस नहीं मिलता है जिस प्राइस पर हम कार को परचेज़ किए हों। इसलिए समय के साथ इसकी वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। यह एसेट्स के रूप में तब हो सकता है जब आप इसे रेंट पर दें। अगर कार को रेंट पर देते हैं या फिर घर को आप रेंट पर देते हैं तब यह हमें पैसे कमा कर देता है, तब यह एसेट्स कहलाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। दोस्तों, समझते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स वह है जो हमें जीवन भर पैसे बना कर देती है। जैसे कि आज अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही ग्रो करता चला जाता है और जीवन भर हमें पैसे बना कर देती है। इसी को हम एसेट्स बोलते हैं, ना कि हमारे जेब से पैसे निकालता रहे। समझते हैं कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एसेट्स 6 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स, तीसरा लिक्विड एसेट्स, चौथा टेंजिबल एसेट्स, पांचवा इनटेंजिबल एसेट्स और छठा वेस्ट एसेट्स। तो चलते हैं एक एक करके समझते हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला है फिक्स एसेट्स यानी कि अचल संपत्तियाँ। यह वह एसेट्स होता है जिसे हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए खरीदते हैं, जो हमें लंबे समय तक पैसे बना कर देता है। अगर आप लैंड खरीद रहे हैं तो लंबे समय तक लैंड की वैल्यू बढ़ती रहती है और वह एक हमारा एसेट्स है। दूसरा बिल्डिंग। अगर आप लैंड खरीदे हैं किसी व्यापार को शुरू करने के लिए तब भी आपका यह एसेट्स है और यहाँ पे आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो यह भी आपका एक एसेट्स है। तीसरा प्लांट एंड मशीनरी। जब अपने बिजनेस के लिए आप प्लांट लगाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं तो यह भी आपका एक अचल संपत्ति है जो कि आपको पैसे कमा कर देता है। दूसरा है करंट एसेट्स यानी कि वर्तमान संपत्ति। जैसे कि आपके बैंक में पड़े हुए पैसे, बैंक बैलेंस, यह भी आपकी संपत्ति है जो कि वर्तमान संपत्ति है। दूसरा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आपने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रखा है तो आपकी यह भी वर्तमान संपत्ति है। तीसरा स्टॉक्स। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, कोई स्टॉक खरीद रखा है तो यह भी आपकी करंट एसेट्स है। तीसरा लिक्विड एसेट्स यानी कि तरल संपत्ति। इसके अंतर्गत हमारा बैंक बैलेंस आता है। दूसरा लिक्विड फंड, जिसे हमने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, जिसे हम इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। इसके इन्वेस्ट करने से हमें इस पर प्रॉफिट भी मिलता है, साथ ही इंस्टेंट इसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। और तीसरा कैश इन हैंड। अगर आपके हाथ में कैश है तो वह लिक्विड एसेट्स के अंदर आता है। अगला है टेंजिबल एसेट्स यानी कि वास्तविक संपत्ति। अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा है तो आपके गोडाउन में जो पड़ा हुआ स्टॉक्स है वह आपका टेंजिबल एसेट्स हो सकता है। आपकी अगर ज़मीन है तो वह टेंजिबल एसेट्स हो सकता है। बिल्डिंग है वह भी टेंजिबल एसेट्स है। अगर आपने मशीनरी ले रखी है अपने बिजनेस के लिए, वह भी टेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है। और यह वह संपत्तियां हैं जो हमें पैसे कमा कर देती रहती है। और यह वह संपत्ति है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अगला है इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि अस्पृश्य संपत्ति, यानी कि जिसे छू नहीं सकते हैं। जैसे कॉपीराइट। अपना खुद का म्यूजिक लिखा हुआ है, अपना खुद का साउंड रिकॉर्डिंग किया हुआ है, या फिर आपने कोई बुक लिख रखा है, या फिर आपका एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है जो कि कॉपीराइट के अंदर आता है। अगर कोई भी किसी के अपने पर्सनल गाने को चोरी करता है या फिर साउंड रिकॉर्ड को या फिर बुक्स का कॉपी करता है तो उस पर लीगल कार्रवाई हो सकता है, जिसके लिए कॉपीराइट के अंदर ये आते हैं। दूसरा ट्रेडमार्क। आपने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम रजिस्टर्ड होते हैं, उसके नाम की कॉपी कोई नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, आप जानते होंगे रिलायंस।
रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि रिलायंस की कंपनी का कोई कॉपी कर सकता है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनी है। आप अगर देखेंगे तो रिलायंस का एक अपना खुद का लोगो होता है जो कि रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क के अंदर, या फिर स्लोगन हो सकता है। ये सभी चीज़ें हर एक कंपनी के साथ होती है। अगर आप अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं। यह आपकी एक संपत्ति है जो आपको लंबे समय तक पैसे कमा के देती है। तीसरा है पेटेंट। इसके अंतर्गत म्यूजिक सॉफ्टवेयर आ सकती है। आपने देखा होगा सॉन्ग्स सुनने के लिए आप एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि जियो सावन, गाना। ये सभी एप्लीकेशन ये पेटेंट किया हुआ है, इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। लंबे समय तक पैसे कमा कर देती रहती है। यह एक ऐसा संपत्ति है जिसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यह हमें संपत्ति बनाकर देता रहता है। अगला है वेस्ट एसेट्स, अपशिष्ट संपत्तियाँ। यह वह संपत्ति है जो समय के साथ साथ खत्म होती चली जाती है। इस संपत्ति के अंदर आता है तेल का खान। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर तेल निकालता चला जाए तो एक समय ऐसा आता है तेल के खदान में तेल की कमी पड़ने लगती है। या फिर आप जानते होंगे कोल माइंस, कोयले की खान। समय के साथ साथ कोयला खत्म होते चला जाता है, इसलिए यह संपत्ति वेस्ट एसेट्स के अंदर आता है जो कि समय के साथ कम होता चला जाता है। अगला अगर बात करें स्टोन माइन, पत्थर की खान। जब वहां से पत्थर निकाला जाता है, समय के साथ साथ वह खत्म होता चला जाता है। इसमें एक और उदाहरण आता है, 99 साल का लीज पे कोई अगर जमीन लेता है, समय बीतता जाता है और उसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो इन सभी चीज़ों को इसी कैटेगरी में रखा गया है। और यह ऐसे एसेट्स हैं जो हमें कमा कर तो देती है, लेकिन जिसका लिमिटेड पीरियड होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है। समय के साथ साथ यह संपत्तियां घटती चली जाती है। अगला समझेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है? यानी दायित्व। लायबिलिटीज़ वह है जो आपके जेब से पैसे को निकालते रहती है, लेकिन यह लायबिलिटीज़ सभी के पास होती है। क्या आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है? ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ के अंदर आती है, फिर भी ये सभी के पास होती हैं। लेकिन कितना होना ठीक है, यह मायने रखता है। जितना आपका एसेट्स है उससे काफ़ी कम होना चाहिए आपकी लायबिलिटी। कभी भी आपकी लायबिलिटी आपके एसेट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी आपने अक्सर देखा होगा लोग अपने एसेट से ज़्यादा लायबिलिटी को ले लेते हैं और उसे ही संपत्ति समझने लगते हैं। लोग अपने पास घर, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, टीवी एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं, जबकि यह लायबिलिटीज़ है। समय के साथ इसका वैल्यू कम होता चला जाता है। तो समझते हैं लायबिलिटीज़ क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लायबिलिटीज़ 3 प्रकार का होता है। पहला फिक्स लायबिलिटी, दूसरा करंट लायबिलिटी और तीसरा कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। चलते हैं एक एक को समझते हैं। फिक्स लायबिलिटी यानी कि फिक्स देनदारियाँ। जैसे आपने बैंकों से पर्सनल लोन ले रखा है तो आपको यह पैसे बैंक को लौटाने ही है, यह आपको देने ही पड़ेंगे, इसलिए यह फिक्स लायबिलिटी के अंदर रखा गया है और यह आपके लिए लायबिलिटी ही है। दूसरा टर्म लोन, जो कि मशीनरी के लिए होता है। जब आप किसी मशीनरी को अपने बिजनेस के लिए लेते हैं तो यह भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि इसके पैसे आपको बैंक को चुकाने ही हैं। अगला करंट लायबिलिटीज़ यानी कि वर्तमान देनदारियाँ, जिसके अंदर कार लोन आता है, इसे इंस्टेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। दूसरा होम लोन आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आता है और चौथा आपका क्रेडिट कार्ड बिल आता है। इन सभी को आपको वर्तमान में पे करना ही होता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा था फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी में क्या होता है कि बैंक से हमें लोन तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। हमारे पास 3 साल या फिर 5 साल का समय मिलता था फिक्स लायबिलिटी में, जिसे हमें चुकाना पड़ता था इतने समय में। तो उसके लिए हमारे पास समय होता था, धीरे धीरे हम चुका सकते हैं। लेकिन करंट लायबिलिटी में वैसा नहीं होता है। करंट लायबिलिटी में आपका अगर कार का लोन आ रहा है तो उसे आपको पे करना ही है, होम लोन आ रहा है तो उसे आपको पे करना ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो उसे भी आपको पे करना ही है ऑन टाइम, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का आपका बिल है तो वो भी ऑन टाइम पे करना होगा। अगला है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ यानी कि आकस्मिक देनदारियाँ। यह ऐसी लायबिलिटी है जो कि आपके पास होता नहीं है, लेकिन यह कभी भी आ सकता है। दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यह राम है और दूसरा श्याम है। अगर राम किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाता है तो इसे एक गारंटर की आवश्यकता होती है। तब यह अपने मित्र श्याम को गारंटर के तौर पे बनाता है, तब इसे बैंक लोन देती है।
अगर किसी कारणवश राम बैंक के पैसे को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो बैंक किसे पकड़ेगी? तो बैंक पकड़ेगी श्याम को और श्याम से पैसे वसूल करेगी। तो यह उस टाइप का देनदारियां होता है जिसमें आपके पास कोई देनदारियां है नहीं, लेकिन यह एक आकस्मिक देनदारियां है जिसे आपको चुकाना पड़ेगा क्योंकि आप इसका गारंटर बने हुए हैं, जिसके वजह से। या फिर एक और उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर आपके ऊपर किसी कारणवश कोई केस हो जाता है तब आपको यहाँ पे जो खर्चे लगने वाले हैं निकलता जाता है और यह आपका एक आकस्मिक देनदारियां है जो कि बिना मतलब का, बेफजूल का आपका निकलता है, इसलिए इसे इस कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल पेज पे जाकर इस प्रकार की और भी वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।